नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल, सहायक आचार्य, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लालकोठी, जयपुर, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा शिक्षण का विषय है समायोजन। समायोजन का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता। समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा आयोजन। सम का तात्पर्य होता है भली भांति, अच्छी तरह से या समान रूप से, और आयोजन का तात्पर्य है व्यवस्था करना या अच्छी तरह से व्यवस्था करना, अर्थात अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाए और उसमें मानसिक द्वंद न उत्पन्न होने पाए। इसी को हम समायोजन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन करता है। दूसरी परिभाषा है बोरिंग, लैकफील्ड व वेल्ड के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाते हैं। तीसरी परिभाषा दी थी स्किनर ने कहा कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ अधिगम से हमारा तात्पर्य इन बातों से है कि व्यक्ति सामूहिक क्रियाकलापों में स्वस्थ तथा उत्साहमय ढंग से भाग ले सके, समय पड़ने पर नेतृत्व का भार उठाने की सीमा तक उत्तरदायित्व वहन कर सके और सबसे बढ़कर अपने आप को किसी भी प्रकार का धोखा देने से बचने की कोशिश कर सके। इन्हीं सब चीज़ों को सीखना एक समायोजन की प्रक्रिया कहलाता है। एडलर के अनुसार समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। अब देखते हैं समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं। समायोजित व्यक्तित्व जो होता है उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करना, उत्तम कार्यक्षमता का होना, सामाजिकता का गुण पाया जाना, स्वतंत्र निर्णय शक्ति का उपस्थित होना, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता रखना और स्वयं के गुण तथा गुणों के साथ ही साथ अपनी कमियों को समझ पाना। कहने का आशय ये है कि जो भी समायोजित व्यक्तित्व होगा वह वातावरण और परिस्थितियों का ज्ञान और नियंत्रण रखकर उन्हीं के अनुसार आचरण प्रदर्शित करेगा, स्वयं और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखेगा, अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार पर्यावरण एवं अन्य वस्तुओं का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज के अन्य किसी भी प्रकार के लोगों को बाधा नहीं पहुंचाएगा, साधारण परिस्थितियों में भी वह संतुष्ट और सुखी रहकर अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखेगा, स्वयं के गुणों को समझने के साथ ही साथ वह अपनी कमियों को भी समझने की कोशिश करेगा और अपनी कमियों को समझकर उनको दूर कर अपने व्यक्तित्व को और अधिक आदर्श बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है कि समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या यूँ कहें कि वो तत्व कौन कौन से हैं जो कि व्यक्तित्व को एक समायोजित व्यक्तित्व के स्थान पर कुसमायोजित व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित कर देता है, या कुसमायोजन के तत्व, जिसमें सबसे पहला है भग्नाशा या कुंठा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। यहाँ कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की
पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न जो भी संवेगात्मक तनाव होता है उससे है। गुड ने भग्नाशा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या है? भग्नाशा है। यह भग्नाशा जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, या यूँ कहें कि भग्नाशा के दो प्रकार के कारक हो सकते हैं। एक तो बाह्य कारक या बाह्य भग्नाशा, और दूसरी आंतरिक कारक या आंतरिक भग्नाशा। आंतरिक भग्नाशा की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक भग्नाशा उत्पन्न कब होती है? जबकि स्वयं की वजह से किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। अर्थात या तो व्यक्ति में कोई शारीरिक दोष होते हैं, या अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को लेकर उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, या व्यक्ति विशेष की अपनी नैतिकता और ऊंचे आदर्श जो है वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक बनते हैं, या उसकी महत्वाकांक्षा का स्तर अत्यधिक ऊंचा होता है, या उसके द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनमें धैर्य एवं लगन की कमी होती है। अब हम बात करते हैं बाह्य भग्नाशा या भग्नाशा के बाह्य कारकों की। तो किसी भी बाहरी कारक की वजह से आवश्यकता की पूर्ति न हो पाना बाह्य भग्नाशा होता है। अर्थात कर्मचारी की वेतन बढ़ोतरी के समय वेतन काट लेना या नौकरी से निकाल देने के कारण वह कुंठाग्रस्त हो जाता है, या यूँ कहें कि नक्सलवाद भी कुंठा के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया का ही परिचायक होता है। आगे है कि भग्नाशा के कारण क्या क्या है। सबसे पहला है भौतिक वातावरण, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, वर्षा आदि के कारण भग्नाशा उत्पन्न हो रही है। हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन इन भौतिक कारकों के कारण हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है शारीरिक दोष, चौथा है निर्धनता, पांचवा है विरोधी इच्छा तथा विरोधी उद्देश्य, छठा है नैतिक आदर्श, सातवां असंगत आवश्यकताएं और आठवां मानसिक संघर्ष। इन कारणों में बाह्य भग्नाशा और आंतरिक भग्नाशा दोनों से ही संबंधित कारक सम्मिलित है। नेक्स्ट है भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार। भग्नाशय की जब स्थिति आ जाती है व्यक्ति में, तब उसका व्यवहार अचानक परिवर्तित होने लगता है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हम कुछ इस तरह से देख पाते हैं। या तो व्यक्ति पूरी तरह से एकांतवासी बन जाता है, या वो बार बार किसी भी रोग से ग्रस्त होने की बात करता है, या वो एकदम आक्रामक बन जाता है, और या बिल्कुल अपने आप का आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये चारों ही स्थितियाँ व्यक्ति के व्यवहार में एकदम से अगर हमें दिखाई देती है, मतलब वह व्यक्ति भग्नाशा से ग्रसित है। भग्नाशा का मापन करने वाले जो विद्वान थे वो थे रोजनविक, और भग्नाशा का अध्ययन करने के लिए एक तस्वीर नामक परीक्षण बनाया गया था, जिसमें कि 24 चित्र शामिल किए गए थे। दूसरा जो कुसमायोजित व्यक्तित्व का तत्व है या कारक है वो है तनाव, या जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस। तनाव गेट्स के अनुसार असंतुलन की वह दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति न होने पर या किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित होने पर उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, और यह जो तनाव की स्थिति है ये अत्यंत कष्टदायक होती है। यदि वह अपनी चेष्टाओं से इस असंतुलन की दशा से छुटकारा पा लेता है और वह अपने पर्यावरण से समायोजन कर लेता है,
तब तो वह इस दशा में नहीं जाता है, अन्यथा वह मनस्ताप से पीड़ित रहता है और इसके कारण उसके व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। तीसरा जो कारण है कुसमायोजन का, वो है दुश्चिंता। दुश्चिंता अर्थात चेतन व अचेतन के मध्य होने वाला संघर्ष। नेक्स्ट कारण है इसका दबाव। दबाव अर्थात प्रतियोगिता अथवा आत्मसम्मान की वजह से महसूस किया जाने वाला दबाव। और अगला है द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व का मतलब है उचित तथा अनुचित का विचार मन में आना। यह जो द्वंद्व है, ये एक ऐसी पीड़ादायक अवस्था है जो एक दूसरे को काटने वाली और विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है और यह व्यक्ति विशेष में उपस्थित दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाओं के फलस्वरूप प्रकाश में आती है। इसमें दोनों इच्छाओं को एक साथ पूरा करना संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि ये जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इस तनावपूर्ण चिंता का प्रत्यक्ष समाधान तो नहीं हो पाता है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष समाधान करने के लिए व्यक्ति के द्वारा कुछ सुरक्षात्मक तरीके अपनाए जाते हैं, जिन्हें रक्षा युक्तियाँ, अप्रत्यक्ष रचनाएं या मानसिक मनोरचनाएं नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है क्षतिपूर्ति अर्थात किसी भी कार्य या इच्छा की पूर्ति दूसरे कार्य से करना। यह एक ऐसी समायोजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विफलता से उत्पन्न हीनता की पूर्ति के लिए चेतन, अवचेतन तथा अचेतन तीनों स्थितियों में प्रयास करता है और प्रायः एक क्षेत्र में असफलता की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करके की जाती है। उदाहरणार्थ, किसी भी शारीरिक विकलांग व्यक्ति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करके विकलांगता की क्षतिपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है इसमें संयुक्तिकरण, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। संयुक्तिकरण या युक्तिकरण जो इस प्रकार की युक्ति है, इसमें व्यक्ति अपनी असफलता के पीछे कोई भी तर्क संगत कारक तलाश कर उसका औचित्य स्थापित कर लेता है। जैसे कि व्यक्ति जो है परीक्षा में असफल हो रहा है और वह अपनी असफलता का कारण अपनी अयोग्यता न मानकर या तो अस्वस्थता को देता है या फिर उसका ये कहना कि मेरे द्वारा जो दिया गया परीक्षा थी, मेरे द्वारा दी गई जो परीक्षा थी उसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, या यूँ कहें कि अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट है दमन। दमन जो युक्ति है, यह एक अचेतन मन की प्रक्रिया है और इसके द्वारा विभिन्न अनैतिक एवं असामाजिक आवेग अथवा दुखद विचार एवं इच्छाएं व्यक्ति की जानकारी के बिना ही चेतन से अचेतन मन में ढकेल दी जाती है। इदम की अस्वाभाविक तथ्यों से युक्त इच्छाएं अहम एवं परमाहम को मान्य न होने के कारण एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए अहम उस इच्छा को अचेतन में डाल देता है और इसी प्रक्रिया को दमन कहते हैं। नेक्स्ट है शमन। शमन अर्थात
जबरदस्ती या बलपूर्वक किसी व्यक्ति या विचार को भुलाना। शमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी अनचाहे विचार को अपनी जानकारी में ही अचेतन में धकेल देता है और इस प्रकार वह यह जानता है कि अपनी इच्छाओं या विचारों को चेतन से हटा रहा है, जबकि दमन में अवांछित विचार व्यक्ति की जानकारी के बिना ही अचेतन में डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। प्रतिगमन अर्थात पीछे की तरफ लौटना। इस युक्ति में व्यक्ति छोटे बालक के समान व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है, जैसे वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बच्चे के समान जोर जोर से रोना। नेक्स्ट है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण से तात्पर्य है कि स्वयं की कमी या दोष को दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित करना। यह एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवांछित विचारों, आवेगों, दोषों तथा बुरे कार्यों को बाह्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियों पर थोपकर स्वयं की आत्मनिंदा या आत्म अवमूल्यन से रक्षा करता है। वास्तव में अपनी विशेषताओं या इच्छाओं को दूसरे पर आरोपित करना एवं देखना ही प्रक्षेपण है। उदाहरणार्थ, एक बेईमान व्यक्ति का दूसरों को बेईमान बताना। नेक्स्ट है आत्मीकरण या तादात्म्य। इसमें व्यक्ति द्वारा किसी आदर्श व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना। अर्थात इस मनोरचना द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्ति के स्वरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करता है और या जो कहें कि स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप ही समझ लेता है। उदाहरणार्थ कि छोटे बालक या बालिकाएं अपने पिता या माता के कपड़ों तथा चाल ढाल का अभिनय करके स्वयं को पिता या माता का रूप देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है उदात्तीकरण, शोधन या मार्गान्तीकरण। अर्थात समाज विरोधी इच्छा को समाज मान्य रूप में बदल देना। इस मनोरचना द्वारा दमित इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त रचनात्मक कार्यों से की जाती है। उदाहरणार्थ महाकवि कालिदास, तुलसीदास तथा दांते आदि ने पत्नी द्वारा अपमानित होने या प्रेम विषयक असफलताओं के बाद विश्व विख्यात साहित्य का सृजन किया। नेक्स्ट है विलोपन, विनिवर्तित व्यवहार और पलायन। अर्थात भावी असफलता से डरकर उस स्थिति से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना, हटा देना। जैसे परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा ही ना देना। यह भी एक प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है जिसमें कि व्यक्ति भावी असफलता के डर के कारण उस स्थिति का सामना ही नहीं करता है। नेक्स्ट है नकारात्मक व्यवहार। इस रक्षात्मक युक्ति के द्वारा व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को स्थापित करके अपने महत्व को स्थापित करने की कोशिश करता है, जैसे किसी भी प्रतिबंधित स्थान से फूल तोड़ना। नेक्स्ट है आक्रामक व्यवहार। यह जो आक्रामक व्यवहार है, ये व्यक्ति के द्वारा दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक तो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने आक्रामक व्यवहार को रक्षात्मक युक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति अपने आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या तो मूल वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अपना डायरेक्ट गुस्सा प्रदर्शित करके और इस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करता है।
और अप्रत्यक्ष रूप से, या जिसे हम विस्थापन भी कह सकते हैं, उसके द्वारा व्यक्ति अपने आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसमें व्यक्ति मूल व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा उतारता है। जैसे बॉस द्वारा डांटने पर व्यक्ति अपने सहायक कर्मचारी को या तो डांटता है या उसे पीटता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति अपनी अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है, या यूँ कहें कि प्रतिकरण का तात्पर्य है व्यक्ति में विद्यमान अचेतन इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करने से। इसमें व्यक्ति वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया देता है, और इसका उदाहरण है मन भावे मूल हिलावे मुहावरा। नेक्स्ट है सहानुभूति। दूसरों की दुखद स्थिति में सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश। नेक्स्ट है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न अर्थात हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित करना। इस युक्ति में व्यक्ति वास्तविक जीवन में पूर्ण न होने वाले कार्यों को कल्पना जगत में मुक्त विचरण करके पूरा करता है। कल्पना की उड़ान के द्वारा व्यक्ति हवाई किले बनाकर अपनी कुंठाओं पर प्रयास सहित विजय का प्रयास करता है। नेक्स्ट है रूपांतरण। तनाव को शारीरिक लक्षण में बदल देना। इस रक्षात्मक युक्ति में दमित अंतर्द्वंद विभिन्न शारीरिक रोगों के लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न युद्धों के दौरान देखा गया है कि युद्ध जनित भय एवं चिंता के कारण अनेक सैनिकों में पक्षाघात, अंधापन आदि लक्षण आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो गए थे। नेक्स्ट है, ये तो थी अप्रत्यक्ष विधियां जो कि रक्षात्मक युक्ति के रूप में व्यक्ति द्वारा समायोजन स्थापित करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधियां, जिसमें बाधा को हटा देना, अन्य उपाय की खोज करना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना और व्याख्या करके निर्णय लेना। आज का यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले प्रकरण में। नमस्कार।